नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस एकेडमी में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम के सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। लास्ट टॉपिक में हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन, महाभियोग, योग्यताएं इत्यादि के विषय में आपसे चर्चा की थी। जिन्होंने नहीं देखा है पिछले वीडियो, प्लीज जाकर देखिए, काफी कुछ आपको मिलेगी जानकारी है वहां पर। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कि भाई ये राष्ट्रपति कर क्या क्या सकते हैं। तो इनकी शक्तियों को कई भागों में बांटा गया है। राष्ट्रपति की शक्तियों को कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम करेंगे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के विषय में। जो बात करेंगे वो करेंगे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के विषय में। क्या क्या है ये आपको समझते भी जाना है और लिखते भी जाना है। सबसे पहले आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद की मदद से करता है। किसकी सहायता से? प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद की। पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा कि भारत सरकार के शासन संबंधित जितने भी कार्य हैं, भारत सरकार के शासन से संबंधित जितने भी कार्य हैं, सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज इसमें आर्टिकल 75 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। लिख लीजिए, आर्टिकल 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये चीजें क्रिस्टल क्लियर आपको याद रखनी होंगी। ठीक है ना? ये चीजें क्रिस्टल क्लियर आपको याद रखनी होगी, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा उसमें इन्हीं चीजों को ऊपर नीचे कर दिया जाएगा। इसमें वो दे देगा आपसे कि राष्ट्रपति विवेकानुसार मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देंगे कि कौन सा मंत्रालय किस व्यक्ति को दिया जाना है। क्लियर यहाँ तक? चलिए, एक और महत्वपूर्ण चीज, राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी, क्या होता है ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है। राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं इंग्लिश में इसे। कौन कौन सी महत्वपूर्ण बता रहा हूं जो नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं? महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसे इन शॉर्ट सीएजी भी बोलते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तीसरे जो इंपॉर्टेंट है वो है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त। मुख्य तथा अन्य चुनाव आयुक्त। और भी जो है वो भी आपको लिखा दी जाएंगी, बेफिक्र रहे। यहां जो है मेन पहले वो लिख लीजिए। राज्यपाल, राज्यों की राज्यपाल, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत? राष्ट्रपति के द्वारा। कार्यपालिका शक्ति में जो आपको बेसिक याद रखना है वो इतना आपको मिनिमम याद रखना होगा। क्लियर? अब सपोज कीजिए, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन आप कहेंगे कि चुनाव में जिसे सर्वाधिक सीट मिलती है
उसी को ये दल को प्रधानमंत्री के लिए चुना जाता है। बिल्कुल सही बात है। यह क्या है, एक परंपरा स्थापित हो गई है कि जिस दल को सर्वाधिक सीट मिलेंगी, राष्ट्रपति उस दल को बहुमत सिद्ध करने के लिए कहेगा या उस दल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन सपोज कीजिए कि मिली जुली कंडीशंस ऐसी आ जाए कि लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले, उस स्थिति में यह राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है कि उसे किस दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना है। तो याद रखिए कैसी ये है, इसे बोलते हैं राष्ट्रपति की विवेकानुसार शक्तियां, विवेकीय शक्तियां। संविधान में इनका स्पष्ट विवरण नहीं है, लेकिन ऐसे कई मौके आते हैं जब राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल आपको अभी बताया, खंडित जनादेश, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं, अब राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह किस दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। ये महान्यायवादी, सीएजी वगैरह डिटेल में आपको पढ़ने हैं, राज्यपाल, चुनाव आयोग, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, जहां जहां आते जाएंगे वहां वहां आपको फिर से रिमाइंड करते चले जाएंगे। अब विधायी शक्तियों में क्या है, राष्ट्रपति, पहले याद रखिएगा कि राष्ट्रपति, संसद, एक चीज बेसिक आपको बता दे रहे हैं कि जो संसद है इसमें शामिल कौन कौन होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद का निर्माण इन तीनों से मिलकर होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, जिस कारण उसे विधायी शक्तियां प्राप्त है, जिस कारण उसे विधायी शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, अब यहां जो याद रखना है, पॉइंट्स बना लीजिए छोटे छोटे। राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुलाता है, दोनों सदनों की बैठक बुलाता है, बैठक को संबोधित करता है, सत्र को बुलाने को बोलते हैं सत्र को आहूत करना। क्या बोलते हैं? सत्र को आहूत करना। बैठक बुलाता है, बैठक को संबोधित करता है। अब क्वेश्चन आया है यूपीएससी में कि लोकसभा का सत्रावसान कौन करता है, लोकसभा का सत्रावसान कौन करता है, सत्र को समाप्त कौन करता है। तो याद रखिएगा प्रभु कि लोकसभा या राज्यसभा का सत्रावसान, सेशन जो होता है, उसकी समाप्ति का कार्य राष्ट्रपति करता है, लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करता है। सत्र को स्थगित करने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष का होता है। सत्र चल रहा है, कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया, ये किसका है? लोकसभा अध्यक्ष। सत्र पूरा होने को आ गया, 3 महीने के लिए सत्र बुलाया गया था, सारी कार्रवाइयां खत्म की जा चुकी हैं, अब उस सत्र को समाप्त करना है, तो ये कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति। क्लियर? लोकसभा भंग करनी है, कौन करेगा? राष्ट्रपति। यहां तक क्लियर? तो लिख लीजिए, राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुलाता है, संबोधित करता है, सत्रावसान एवं लोकसभा का विघटन करता है। अगला छोटा सा पॉइंट बना लीजिएगा, वह संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, वह संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। आपको आगे भी पढ़ना है ज्वाइंट सिटिंग। कोई साधारण विधेयक अगर पास नहीं हो पाता तो लोकसभा और राज्यसभा की एक साथ बैठक बुलाई जाती है, इसे बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन।
कब होती है, कैसे होती है, ये सब आपको बताएंगे। तो ज्वाइंट सिटिंग है, संयुक्त अधिवेशन है, तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ये प्रोसीजर आपको बताएंगे संसद की कार्य प्रणाली में, बेफिक्र रहिए। अभी जितना बता रहे हैं बस वो समझने की कोशिश कीजिए। क्लियर यहां तक? दूसरा नेक्स्ट पॉइंट बना लीजिए छोटा सा, कि राष्ट्रपति प्रत्येक नए चुनाव के बाद, राष्ट्रपति प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। ये क्लियर? नेक्स्ट पर आइए। राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से संबंधित 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। ब्रैकेट में डाल दीजिए, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता था। 2 व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता था। वर्तमान में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। बताते हैं, लिख तो लोग ना, वर्तमान में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। क्या है? राष्ट्रपति को यह अधिकार था कि वह राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को अपॉइंट कर सकते थे, लेकिन 2020 में इस व्यवस्था को रोक दिया गया है। अब आंग्ल भारतीयों के मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त किया गया है फिलहाल, याद रखिएगा। अगली महत्वपूर्ण चीज इसमें, राष्ट्रपति, लिख लीजिए, समझाते भी जा रहे हैं, लिखाते भी जा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय करता है। संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय करता है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी सांसद क्या किसी ऐसी अयोग्यता से ग्रसित हो गया है जिस कारण कि वो संसद का सदस्य नहीं रहना चाहिए, तो ऐसा यदि कोई प्रश्न आता है तो उस प्रश्न पर याद रखिएगा, चुनाव आयोग से परामर्श करेगा कौन? राष्ट्रपति, और इस मामले में निर्णय लेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट कीजिए, अगला बना लीजिए एक छोटा सा पॉइंट। संसद द्वारा पारित अधिनियम राष्ट्रपति की अनुमति के बिना लागू नहीं होते। संसद द्वारा पारित अधिनियम राष्ट्रपति की अनुमति के बिना लागू नहीं होते। कोई भी विधेयक कब बनता है? लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ, और कहां भेजा गया? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिया, वो कानून बन गया। सिंपल प्रोसीजर बता रहा हूं, जो इसमें कॉम्प्लिकेशन है वो भी बताऊंगा। ठीक है? क्या होता है? लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा से पारित हुआ, राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति ने उस पर साइन किए, वो कानून बन गया। ठीक है? नेक्स्ट जो याद रखना है आपको, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं, लिख भी लीजिए, हाँ, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
जैसे धन विधेयक बताएंगे, भगवान सबके बारे में बताएंगे, लिख तो लो। धन विधेयक, नए राज्यों के निर्माण से संबंधित विधेयक, ठीक है ना। ये बेसिक दो अभी आप लिख लीजिए। एक और लिख लीजिए, संचित निधि से खर्च से संबंधित विधेयक। संचित निधि से खर्च से संबंधित विधेयक, ये आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा भगवान, तब ये चीजें तैयार होंगी जाकर। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे विधेयक दिए का विवरण मिलता है जिनको पेश करने के लिए पहले राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे, उसके बाद वो पेश किया जा सकता है। अगर आप कोई नए राज्य का निर्माण करना चाहते हैं, राष्ट्रपति से पहले स्वीकृति लीजिए। धन विधेयक, ऐसा विधेयक जिसमें केवल मुद्रा संबंधी मामले हो, नए कर लगाना, हटाना, बढ़ाना, ऐसे विधेयक को कहते हैं धन विधेयक। इसके बारे में भी आगे चर्चा भी और भी होगी। भारत में 3 निधियां होती हैं। संचित निधि, जिसमें से एक है, इसके अलावा 2 होती हैं, आकस्मिक निधि और लोक लेखा। तो जो संचित निधि है, इसमें से जो व्यय होता है वो तभी हो सकता है जब संसद उस व्यय को पारित कर दे। जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह, इनके जो व्यय वगैरह, जो खर्चे हैं, इनकी जो वेतन है, वो सब कहां से दिए जाते हैं, संचित निधि से। तो इसके खर्च से संबंधी कोई विधेयक है तो उस पर साइन कौन पहले करेंगे, राष्ट्रपति। एक और लिख लीजिए अगला, नेक्स्ट पॉइंट इसी में, कि संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण। संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण, नाम से घबराए नहीं, बजट। याद रखिएगा, संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। तो संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट। दूसरा, कॉमा देके लिख लीजिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट, वित्त आयोग की रिपोर्ट, वित्त आयोग की रिपोर्ट आदि राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत किए जाते हैं। आदि राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत किए जाते हैं। क्लियर? यहां तक कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया हो तो चलिए। अब एक महत्वपूर्ण और छोटा सा मसला आपके सामने हम लाते हैं। राष्ट्रपति, जब प्रारंभ का समय था, हमारे संविधान का निर्माण हो गया, सरकारें बनना शुरू हुई, तो राष्ट्रपति को क्या है वर्तमान स्थिति, इस विषय में मेन आपको ध्यान रखना है। पहले क्या होता था, राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए, लोकसभा राज्यसभा से विधेयक पारित होकर आए, राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने के लिए क्या था, बाध्य था। आगे जाकर व्यवस्था की गई कि यदि कोई विधेयक संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के सामने आता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। दोबारा पारित होने की स्थिति में वह स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। दोबारा पारित होने की स्थिति के लिए में वह स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। लेकिन जो व्यवहार है, वह व्यवहार क्या है, एक क्लॉज है संविधान में, यह कहीं नहीं लिखा हुआ कि राष्ट्रपति विधेयक पर स्वीकृति कितने समय में देगा। आप गए, आपका विधेयक मेरे पास आया कि सर ये विधेयक है, मैं कहा रख दूं, राष्ट्रपति उस विधेयक को देख ही नहीं रहा, उस विधेयक को क्या किया, होल्ड कर लिया, राष्ट्रपति ने ध्यान ही नहीं दिया। तो जो प्रैक्टिकल है वो क्या है, वह अपनी स्वीकृति दे सकता है, सुरक्षित रख सकता है। और कोई विधेयक यदि वह धन विधेयक नहीं है, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता, याद रखिएगा। यदि वह धन विधेयक नहीं है तो संसद को उसे पुनः विचार के लिए लौटा भी सकता है, ठीक है ना। लेकिन वो विधेयक दोबारा पारित होकर आ गया, उस पर भी राष्ट्रपति 3 तरह से रिएक्ट कर सकता है। संविधान में लिखित नहीं है ये शक्ति है, ये क्या है, व्यवहार से निकल कर आई है। दोबारा पारित होकर आ गया, आपने कहा अभी ठीक नहीं है, रुक जाओ, देखते हैं क्या करना। तो राष्ट्रपति के पास
वीटो पावर होती है, जो कि वर्णित संविधान में नहीं है, लेकिन फिर भी वो इनका प्रयोग कर सकता है। वीटो, वीटो आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ, आपने सुना है अगर, यूनाइटेड नेशंस, इसमें 5 परमानेंट मेंबर है, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, इन 5 के पास वीटो शक्ति है। वीटो शक्ति का मतलब होता है एक बार किसी 5 में से किसी एक ने मना कर दिया तो वो काम नहीं होगा, भले 4 उसकी फेवर में हो। तो इसी प्रकार राष्ट्रपति के पास भी आते वीटो है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। आत्यंतिक वीटो, दूसरी है निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो, और जो तीसरी है वो है जेबी वीटो। आत्यंतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो, ये क्या होती है? राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं देता, अर्थात विधेयक रखा हुआ है, वो रखा रखा समाप्त हो गया, राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति नहीं दे रहा। बेसिकली ये होता कब है? ये होता है ज्यादातर जो गैर सरकारी विधेयक है, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट से नहीं आ रहे हैं, ऐसे विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति देने से मना कर सकता है। या सपोज कीजिए लोकसभा ने कोई विधेयक पारित कर संसद ने भेजा और वो राष्ट्रपति के पास पहुंचा, तब तक भंग हो गई लोकसभा। लोकसभा क्या हुई? सरकार चली गई, लोकसभा भंग हो गई, नए इलेक्शन हुए, दूसरी सरकार आई। दूसरी सरकार ने राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट की कि सर जो आपके पास विधेयक पेंडिंग पड़ा है लास्ट गवर्नमेंट का, प्लीज उसे पारित ना करें। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं देगा और यह विधेयक समाप्त हो जाएगा। संविधान में वर्णित नहीं है लेकिन प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना? तो ये किस प्रकार की वीटो है? आत्यंतिक वीटो। सस्पेंशन वीटो, निलंबनकारी वीटो, इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आया, राष्ट्रपति ने उसे कुछ समय विचार के लिए वापस कर दिया। उन्होंने क्या किया? कुछ समय के लिए अपनी स्वीकृति रोक दी, कुछ समय के लिए निलंबन उन्होंने उस विधेयक का कर दिया। इसे क्या बोलते हैं? निलंबनकारी वीटो। तीसरी जो शक्ति है वो है पॉकेट वीटो, जेबी निषेधाधिकार। पॉकेट वीटो क्या होती है? राष्ट्रपति के पास विधेयक आया, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा सर वो विधेयक उन्होंने टेबल पर ही रखा रहने दिया, ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं। तो ऐसी शक्ति को बोलते हैं पॉकेट वीटो, कि वो विधेयक राष्ट्रपति की पॉकेट में चला गया। करना क्या चाहिए? सरकार उसे, या तो हो सकता है राष्ट्रपति उसमें कोई संशोधन चाहते हो कि इसमें ये चेंज कर लो, तो इस प्रकार से राष्ट्रपति 3 प्रकार की वीटो का प्रयोग आवश्यकता पर कर सकता है। ठीक है, यहां तक कुछ दुविधा, कुछ जानना चाहते हो आप? और चलिए, तो ये इतना आपने यहां तक पढ़ा। अब आगे बात करते हैं। आगे जो बात करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, ये क्या है आइटम? ये भी बढ़िया चीजें हैं। देखिए, इसमें जो बेसिक चीजें आपको याद रखनी है, पहली, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लिख लीजिए, बता भी चुके हैं आपको ये तो। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। सेकंड, इसी में संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट, संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट राष्ट्रपति को संबोधित करके प्रस्तुत किया जाता है।
संसद में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान दीजिएगा कि संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट राष्ट्रपति को संबोधित करके प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग सदन में नहीं रखी जा सकती। ये आपको आगे प्रोसीजर पढ़ाएंगे ना, जब उसमें और चीजें बताएंगे काफी सारी। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना जो विनियोग विधेयक है वो एक प्रकार से धन विधेयक ही होता है जिससे पैसा निकाला जाता है। तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग सदन में नहीं रखी जा सकती। केंद्र तथा राज्यों के बीच, नेक्स्ट, केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व, जो केंद्र की आय को राजस्व प्राप्त हो रहा है उन्हें राज्यों के साथ कैसे बांटे केंद्र सरकार। तो केंद्र एवं राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग सिफारिश करता है कि केंद्र अपने राजस्व का बंटवारा किस प्रकार राज्यों के साथ करेगा। तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, यहां तक कोई दुविधा? यहां तक नहीं। वेरी गुड। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में। पहले ही बताया था आपको, लेंथी टॉपिक है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, ये क्या है? न्यायिक शक्तियों में महत्वपूर्ण जो याद रखना है वो आपको याद रखना है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लिख भी लीजिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी भी मामले पर सलाह ले सकता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी भी मामले पर सलाह ले सकता है। आप कहेंगे ऐसे कैसे? देखिए, यह व्यवस्था है आर्टिकल 143 में। कोई विधेयक पारित होकर आया, लास्ट में आपको मूलाधिकार मैंने बताए थे। सपोज कीजिए, उदाहरण के लिए, अभी आपने बीच में मूलाधिकार पढ़े थे। कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति ने उस विधेयक को देखा और लगा कि हो सकता है इसमें कोई विधि का प्रश्न सामने आ जाए या न्यायिक पुनरावलोकन इसका हो जाए। तो राष्ट्रपति ने क्या किया? आर्टिकल 143 के तहत वो सीधा भेज दिया सुप्रीम कोर्ट। वहां पर 5 लोगों की बेंच बैठकर उस पर विचार करेगी और राष्ट्रपति को परामर्श देगी। अब आप कहेंगे देना कंपलसरी है? नहीं। राष्ट्रपति को वह परामर्श देने के लिए मना भी कर सकते हैं अगर कोई इससे संबंधित मामले में पहले वो कोई निर्णय दे चुके हैं। जैसे अयोध्या मामले में एक बार हो चुका है कि बेंच ने उस पर कोई सलाह देने से उस मामले में मना कर दिया राष्ट्रपति को। तो क्या होता है? राष्ट्रपति से सलाह मांग सकता है। उच्चतम न्यायालय की सलाह, याद रखना, उच्चतम न्यायालय ने जो सलाह दी है वो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। बाध्य होगा तो वो सलाह का आदेश हो गया ना। तो जो सलाह उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को देंगे वह सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? अगला आगे आइए। राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, माफ कर सकता है, बदल सकता है, मृत्युदंड की स्थिति में रोक लगा सकता है या उसे उम्र कैद में बदल सकता है। क्या क्या लिखिए, कुछ टेक्निकल वर्ड्स भी है वो भी इसमें लिख लीजिए, आपको वो भी एक्सप्लेन कर देंगे अभी कि राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की क्षमा, उसकी सजा को
राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सजा को क्षमा, क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार, प्रविलंबन, विराम या परिहार, तीनों ही लिख लीजिए, कर सकता है, या दंड को में क्षमादान, या दंड में क्षमादान, प्राण दंड का स्थगन, राहत या माफी प्रदान कर सकता है, या माफी प्रदान कर सकता है। ठीक है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण है, पहली चीज वो याद रखिएगा, ये सभी कार्य राष्ट्रपति कर सकता है केंद्र संघ सूची से संबंधित मामले में अगर कोई सजा हुई है, यदि किसी देश विरोधी या किसी देश से संबंधित मामले में कोई सजा हुई है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, बदल सकता है, घटा सकता है, उसकी प्रकृति बदल सकता है, मृत्युदंड मिल सकता है तो उस पर मृत्युदंड पर क्षमादान दे सकता है। एक चीज और याद रखिएगा, भारत में मृत्युदंड पर क्षमादान देने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है, ना कि राज्यपाल को। अगर कोई अपराध राज्य सूची के विषय से भी संबंधित है तो भी राज्यपाल तो भी राज्यपाल क्षमादान मृत्युदंड पर नहीं दे सकते। ठीक है। क्षमादान देने का अधिकार किसको है? क्षमादान देने का अधिकार मात्र और राष्ट्रपति को है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या इसमें लिख लीजिए, किस किस मामले में क्षमादान दे सकता है। उन सभी मामलों में जिनमें दंड सेना न्यायालय ने दिया है उन पे क्षमादान दे देगा। उन सभी मामलों में जिन पे दंड सेना न्यायालय ने दिया है, उन सभी मामलों में जिनमें केंद्रीय कानूनों के विरुद्ध अपराध के लिए सजा दी गई है, उन सभी मामलों